हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उससे संबंधित हमने जनसंख्या के बारे में बात की, उससे संबंधित एक प्रक्रिया के बारे में बात की जिसे हम एमनियोसेंटेंसिस कहते हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से गर्भ निरोधक साधनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। उनके ऊपर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, कब कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग किया जा सकता है, कैसे इनको निर्धारित किया जाता है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले। तो शुरुआत हम करेंगे, वो देखेंगे हम गर्भ निरोधक विधियां, गर्भ निरोधक या जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। सबसे पहले तो हम इन गर्भ निरोधकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कॉन्ट्रासेप्टिव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके ऊपर यदि हम बात करें तो देखो, जस्ट पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो बहुत तेज गति के साथ हो रही है। और जनसंख्या में जो ये वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में जो संसाधन है उतने अधिक नहीं बढ़ रहे हैं, और जिसके कारण से जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है। और जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण विधि होती है, वो होती है गर्भ निरोधक विधियां, जिसके अंतर्गत अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है, जिनके उपयोग की सहायता से या जिनका उपयोग करके अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। अब ये जो गर्भ निरोधक हैं, अब जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये कौन से उपयोग करने चाहिए भाई? ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो उपयोगकर्ता के लिए फायदेमंद हों? तो एक अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, एक अच्छा गर्भ निरोधक जो होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हम बात करें, किसी गर्भ निरोधक के बारे में हम बात करें, तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाए, वो जो उसको उपयोग करता है उसके हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। उसके हितों की क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। तो सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव की विशेषता होनी चाहिए कि उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। उसकी गोपनीयता को बनाए रखने वाला होना चाहिए। दूसरा, यदि हम कॉन्ट्रासेप्टिव की विशेषता यदि हम देखें, तो यह विशेषता हो सकती है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी गर्भ निरोधक उपयोग में लिया जा रहा है, वो प्रभावी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन जिस वजह से उपयोग कर रहे हैं वो पूर्ण ही नहीं हो पा रहा, तो वो कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। साथ में उसका जो साइड इफेक्ट होता है, उसका जो अनुषंगी प्रभाव होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, और या होते भी हैं तो बहुत कम होने चाहिए। तो फिर दूसरी विशेषता क्या हो सकती है कि गर्भ निरोधक है वो प्रभावी होना चाहिए, जिस वजह से उपयोग में ले रहे हैं वो काम होना चाहिए। तीसरा, इन गर्भ निरोधक का
साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, अगर हो भी तो बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा वो जो गर्भ निरोधक है वो आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए। ऐसे नहीं है कि उस गर्भ निरोधक को प्राप्त करना किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। साथ साथ में वो सस्ता भी होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है उसका उपयोग कर पाए। तो नेक्स्ट हो सकता है उसकी विशेषता, वो हो सकती है कि गर्भ निरोधक है, आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए तथा सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। कहने का मतलब वो सस्ता होना चाहिए, जिससे कि सभी उपयोगकर्ता है, लगभग सभी उपयोगकर्ता उसका आसानी से क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो ये किसी भी एक अच्छे गर्भ निरोधक के अंतर्गत, एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के अंतर्गत ये सारी की सारी विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने सबसे पहले बात की है कि एक अच्छे गर्भ निरोधक में, एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि गर्भ निरोधक के जो साधन हैं या जो विधियां हैं या जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गर्भ निरोधक विधियां या जिन्हें हम बोलते हैं साधन। गर्भ निरोधक विधियां और साधन है वो कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, इनके ऊपर हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है और फिर उनका उपयोग करता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। सबसे पहले गर्भ निरोधक की जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक तरीका। तो सबसे पहला आ जाएगा, वो आ जाएगा प्राकृतिक विधियां। पहला आ गया है प्राकृतिक विधियां। और इस प्राकृतिक विधियों में कौन कौन सी होती हैं ये सब कुछ हम देखने वाले। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं रोध या जिन्हें हम कहते हैं बैरियर। रोध या बैरियर, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाते हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, इनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। फिर है शल्य क्रिया, ये भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आ जाएगी आपातकालीन विधियां। आपातकालीन विधियां, इमरजेंसी में कौन सी चीजें उपयोग में की जा सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले। तो जो गर्भ निरोधक होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और ये जो सभी विधियां हैं ये किसी ना किसी तरीके से या तो अंडाणु और शुक्राणु के आपस में निषेचन को रोकती हैं, उनको मिलने से रोकती हैं,
या फिर उनके अंतःरोपण से उनको रोकती हैं। चाहे से कोई सी भी विधि हो, या तो इन दोनों को मिलने नहीं देती हैं, या फिर अगर मिल गए हैं तो फिर उनके अंतःरोपण से उनको क्या करती हैं, बचाती हैं, और जिसके कारण से अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। तो ये विधियां हैं, गर्भ निरोधक विधियां कहलाती हैं। सबसे पहले जिस विधि के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो आएंगी हमारी प्राकृतिक विधियां। और ये जो प्राकृतिक विधियां हैं कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले 1 नंबर पर हम बात करेंगे प्राकृतिक विधियों की। गर्भ निरोधक के लिए प्राकृतिक विधियां क्या होती हैं? देखो, प्राकृतिक विधियां हैं, नाम से पता चल रहा है कि इन विधियों में किसी भी बाह्य साधन का, किसी भी बाह्य प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। यह हमारे शरीर की सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं जिनको समझा जाता है, और उन प्रक्रियाओं के आधार पर, उन प्रक्रियाओं के आधार पर ही, उनके नॉलेज के आधार पर ही गर्भधारण से बचा जाता है। और ये जो विधियां होती हैं ये अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या करती हैं, बचाती हैं। तो ये विधियां हैं, ये प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर शुक्राणु व अंडाणु को मिलने से बचाती हैं। उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देती हैं। और जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे नहीं, उनका निषेचन नहीं होगा, तो गर्भधारण से बचा जा सकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो तरीका है जिसे हम बोलते हैं आवधिक संयम, जिसे क्या कहा जाता है, आवधिक संयम। आवधिक संयम है, नाम से पता चल रहा है। आवधिक, आवधि मतलब होता है किसी एक निश्चित समय में, और संयम का मतलब यह होता है कि ये किसी निश्चित समय के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि जो भी दंपति हैं, जो भी उपयोग करता है, वो आपस में सहवास करने से, संभोग की क्रिया करने से क्या करते हैं, बचते हैं, जिससे कि उन अंडाणु और शुक्राणु का आपस में निषेचन नहीं हो। अब वो कौन सा समय हो सकता है? यह वह समय होता है जिस समय अंडाणु रिलीज होता है, उसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब जिस समय अंडाणु उपलब्ध होता है उस समय संभोग क्रिया से या सहवास से बचा जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दंपति है एक निश्चित समय में उस क्रिया से क्या होता है, बचता है। अब यह समय कौन सा हो सकता है? हमें पता है कि जो मासिक चक्र होता है, जो मासिक चक्र होता है, इसके 14वें दिन यदि ठीक तरीके से चल रहा है तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, और अंडोत्सर्ग के आसपास का जो समय होता है उस समय निषेचन की संभावना सर्वाधिक होती है। अंडाणु होता है ये 24 घंटे के लिए फर्टाइल होता है, अर्थात 24 घंटे में यदि इसके साथ शुक्राणु मिल जाता है तो निषेचन की संभावना बनती है। और यदि हम बात करें शुक्राणु की, यदि हम किसकी बात करें भाई, शुक्राणु की, तो ये लगभग 72 घंटे तक क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यदि अंडोत्सर्ग के 72 घंटे पहले भी यदि संभोग किया गया है तो वो मादा के जनन मार्ग में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में जीवित रह सकता है।
तो इसलिए अंडोत्सर्ग से 3 दिन पहले, 72 घंटे का मतलब हो गया 3 दिन पहले, और सेफ्टी के लिए हम 1 दिन और मान सकते हैं, मतलब 14वें दिन से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक सहवास की क्रिया से क्या किया जाता है, बचा जाता है। कहने का मतलब इससे 4 दिन पहले का मतलब हो गया 10वें दिन, और इससे हम 3 दिन आगे मान लें तो वो हो गया है 17वां दिन। ये जो एक टाइम पीरियड होता है मासिक चक्र में, इस समय निषेचन की संभावनाएं, फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं होती हैं वो सर्वाधिक होती हैं, गर्भधारण की संभावनाएं होती हैं वो सर्वाधिक होती हैं। इसलिए इस समय यदि सहवास से बचा जाए तो गर्भधारण की जो भी संभावनाएं हैं उनको बहुत कम किया जा सकता है। हालांकि याद रखना ये विधि है वो 100% काम करे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये हमारी कौन सी विधि है, आवधिक संयम। आवधिक संयम क्या होती है, ये गर्भधारण से बचने की एक विधि होती है, जो कि गर्भधारण से बचने का एक प्राकृतिक तरीका होता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो दंपति होता है 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में सहवास या संभोग से बचते हैं, क्योंकि इस समय निषेचन की सर्वाधिक संभावनाएं होती। तो यह हो गया है पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, वो क्या है, बाह्य स्खलन, बाहर इजेकुलेशन किया जाए। यह तरीका भी एक प्राकृतिक विधि है। इस विधि में क्या होता है कि जब कोई भी दंपति होता है, कोई भी एक जोड़ा है, वो क्या करता है, जब सहवास की क्रिया करता है, संभोग की क्रिया करता है, उस दौरान जो उसका नर साथी है या पुरुष साथी है, इजेकुलेशन से पहले, स्खलन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकालता है और वीर्य को योनि के बजाय बाहर छोड़ देता है, जिसके कारण से जो निषेचन की संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती है। लेकिन यह भी 100% सही विधि नहीं है। कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस विधि के द्वारा 100% गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो यह एक दूसरी विधि है जिसके अंतर्गत जो पुरुष साथी है वो स्खलन से ठीक पहले अपने लिंग को बाहर निकाल लेता है और बाहर की तरफ वीर्य का क्या करता है, स्खलन करता है, इजेकुलेशन करता है, जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो यह था बाह्य स्खलन। तीसरा जो तरीका है वो होता है स्तन पान अनावर्तन, या जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया, यह विधि क्या है, देखो यह भी गर्भधारण से बचने का एक क्या है, तरीका है। तो यदि हम बात करें कि गर्भधारण से बचने के प्राकृतिक तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें से एक तरीका आपको बताया आवधिक संयम, दूसरा तरीका आपको बताया है आपका बाह्य स्खलन, और तीसरा तरीका जो प्राकृतिक गर्भधारण से बचने का एक तरीका है वो होता है स्तनपान अनावर्तन। स्तनपान अनावर्तन, या जिसे हम लैक्टेशन एमनोरिया कहते हैं, यह गर्भधारण से बचने का एक प्राकृतिक तरीका होता है, जिसके अंतर्गत यदि कोई माता है बच्चे के जन्म के बाद उस शिशु को लगातार दूध पिलाती रहती है, और दूध पिलाने का मतलब यह है कि उस बच्चे को मां के दूध के अलावा बाहर से कोई दूध नहीं दिया जाता है, ना ही पानी पिलाया जाता है, तो उस समय जो माता होती है उसके अंतर्गत मासिक चक्र होते हैं वो बंद रहते हैं, जो अंडोत्सर्ग होता है वो बंद रहता है,
जिसके कारण से क्या होता है, उनके अंदर निषेचन की जो संभावनाएं होती हैं, फर्टिलाइजेशन की जो संभावनाएं होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक प्रभावी हो सकता है। लेकिन आपको पहले भी बताया जा रहा है कि ये तीनों ही विधियां हैं, जो भी प्राकृतिक विधियां हैं जो गर्भधारण से रोकती हैं, इनके 100% सही होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है, अर्थात इनके फेल होने की संभावनाएं अधिक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, प्राकृतिक विधियां। असफल होने की अधिक संभावना होती है, असफल होने की अधिक संभावना होती। तो सबसे पहले हमने गर्भ निरोधक विधियों के अंतर्गत या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंतर्गत सबसे पहले जिसके ऊपर चर्चा की है वो है हमारी प्राकृतिक विधियां। अब इसके बाद में हम जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे चलेंगे, जो दूसरी गर्भ निरोधक विधियों के ऊपर हम चलने वाले हैं, वो आते हैं हमारे रोध या बैरियर। तो ये दूसरा है जिन्हें हम कहते हैं रोध या बैरियर। देखो, ये कुछ ऐसे साधन हैं जो गर्भधारण से क्या करते हैं, बचाते हैं। लेकिन ये जो साधन होते हैं ये भौतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, फिजिकली ये उपस्थित होते हैं, और ये फिजिकली अंडाणु और जो शुक्राणु है इन दोनों को मिलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये दोनों ही अंडाणु और शुक्राणु को फिजिकली भौतिक रूप से आपस में मिलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो साधन है अंडाणु एवं शुक्राणु को आपस में मिलने से भौतिक साधनों के द्वारा रोकते। देखो, हमने प्राकृतिक विधियों में भी यही बात की थी कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से बचाना है। ये जो विधियां हम बात कर रहे हैं यहां पर भी अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से बचाना है, जिससे उनकी फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं क्या हो जाएं, कम। लेकिन यहां पर कुछ भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं? देखो, इसके अंतर्गत ये जो भौतिक साधन है ये पुरुषों के लिए उपलब्ध है, महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है, या पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ही क्या है, उपलब्ध है। लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो भौतिक अवरोध होता है उसके ऊपर यदि हम बात करें तो वो होता है निरोध, या जिसे हम कहते हैं कंडोम। ये एक भौतिक अवरोध है जो सर्वाधिक लोकप्रिय होता है, और ये जो भौतिक अवरोध है या जो कंडोम है ये महिला और पुरुष होते हैं, दोनों के लिए ही उपलब्ध होते हैं। लेकिन सामान्य तरीके से पुरुष साथी के द्वारा इसको अधिक उपयोग में लिया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
महिला और पुरुष दोनों के लिए ही उपलब्ध होते। ये जो निरोध है या जो कंडोम है, ये जो लेटेक्स होता है उसकी पतली लेटेक्स की परत के द्वारा बने होते हैं। ये किसके द्वारा बने होते हैं? एक पतली लेटेक्स के द्वारा बने होते हैं। इनका उपयोग करना भी क्या होता है? बिल्कुल आसान होता है। इनका उपयोग है वो महिला और पुरुष है वो स्वयं कर सकते हैं, जिसके कारण से उपयोग करता होता है उसकी गोपनीयता बनी रहती है। तो दूसरा इनका क्या है कि उपयोग है स्वयं किया जा सकता है। इनका उपयोग है वो स्वयं किया जा सकता है, जिससे क्या होती है? गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट है, इनका उपयोग सामान्यतः एक बार किया जाता है। इनका उपयोग एक बार किया जाता है और उसके बाद में ये फेंकने योग्य होते। इनका उपयोग कैसे किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है कि जो नर है या पुरुष है या महिला, जो भी इसका उपयोग कर रहा है वो संभोग से ठीक पहले, यदि पुरुष उपयोग कर रहा है तो वो उसको सिसन अर्थात पेनिस के ऊपर लगाता है, और यदि महिला उपयोग कर रही है तो योनि के ऊपर उसका उपयोग करती है, और जिसके कारण से अंडाणु और शुक्राणु हैं ये आपस में मिलते नहीं हैं, या हम यूं बोल दें कि शुक्राणु होते हैं वो मादा की योनि में नहीं पहुंचते हैं। तो इनका जो उपयोग होता है, उपयोग वो कैसे होता है भाई? ध्यान से देखो। इनका उपयोग होता है पुरुष साथी या फिर महिला। संभोग से ठीक पहले सिसन या योनि को ढकने में करते हैं। ढकने में करते हैं। तो ये कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे इसकी सारी चीजें हैं? इसके साथ साथ में इसका एक फायदा और है, ये गर्भधारण से तो बचाता ही बचाता है। निरोध या कंडोम है, ये गर्भधारण से तो बचाता ही बचाता है। इसका एक फायदा ये है कि ये यौन संचारित जो रोग होते हैं, यौन संचारित जो रोग होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, जिन्हें हम STI या STD कहते हैं, उनसे भी क्या करता है? ये बचाता है। तो गर्भधारण के साथ साथ यौन संचारित रोगों से भी बचाने का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला तरीका हो गया निरोध या कंडोम, जो कि निरोध है ये सरकारी एक फेमस क्या होता है? ब्रांड होता है। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया है किसके अंतर्गत? रोध या बैरियर में। नेक्स्ट भाई यदि दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो इसके अलावा जो अवरोध होते हैं या जो बैरियर होते हैं उनके अंतर्गत होता है गर्भाशय ग्रीवा टोपी। गर्भाशय ग्रीवा टोपी होती हैं। ये भी एक क्या है? रोध का ही क्या है? उदाहरण है, या बैरियर का ही एक उदाहरण है, जिसको क्या किया जाता है कि महिला के द्वारा संभोग से ठीक पहले गर्भाशय की जो गर्भाशय ग्रीवा होती है या जो सर्विक्स होती है उसके ऊपर लगाया जाता है,
और जिसके कारण से जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका है, वो क्या हो सकता है, कुछ शुक्राणुनाशक जेली या फिर क्रीम या फिर फोम, कहने का मतलब झाग, ऐसे कुछ पदार्थ भी होते हैं जो अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये सारे के सारे जो तरीके होते हैं ये हमारे भौतिक अवरोधों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें विशेष रूप से आपको पहले बताया है, यह तरीका आपको ध्यान रखना है, इसका डबल फायदा होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में हमने अलग अलग तरीकों के बारे में बात की। पहला तरीका हमने प्राकृतिक विधियों के बारे में बात की, दूसरा तरीका हमने किसके ऊपर बात की है, रोध या बैरियर के ऊपर। तीसरा तरीका जो हमारा होता है, जो गर्भ निरोधक के रूप में काम में आता है, उस तरीके के ऊपर यदि हम बात करें तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा रासायनिक। रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों से क्या मतलब है? रासायनिक विधियों से मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे साधन हैं या कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग यदि किया जाए तो उनसे कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे बनते हैं और वो रासायनिक पदार्थ हैं वो गर्भधारण से बचाते हैं। इस कारण से उन विधियों का उपयोग है वो गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है या कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जाता है। तो इनसे कुछ रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं शुक्राणु को या तो नष्ट कर देते हैं या उनकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या फिर गर्भाशय ग्रीवा जो होती है ये गर्भधारण से बचाते हैं। या तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सिक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं कि या तो शुक्राणु को नष्ट कर देंगे या उसकी क्रियाशीलता में कमी ला देते हैं, उसकी गतिशीलता को कम कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, जो सर्विक्स होती है, जो उसके अंतर्गत म्यूकस स्रावित होता है, उस म्यूकस की थिकनेस को बदल देते हैं और जिसके कारण से अंडाणु है और शुक्राणु है ये आपस में मिल नहीं पाती। और ये जो तरीका है इस तरीके के द्वारा गर्भधारण से बचा जा सकता है। और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग है वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत एक तरीका है जिसे हम कहते हैं IUD या जिसे हम कहते हैं IUCD। देखो इस चैप्टर में हमें जो भी चीज हम पढ़ रहे होते हैं उसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, उन शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म हमें जरूर आनी चाहिए। तो ये जो IUD होती है या जिसे हम IUCD कहते हैं, ये क्या होती है, इनका मतलब क्या है? देखो यदि मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो
आईयूडी का तो मतलब क्या हो गया है, आई का मतलब हो गया है इंट्रा, यू का मतलब हो गया है यूटेराइन, और डी का मतलब हो गया है डिवाइस। डी का मतलब हो गया है डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कहने का मतलब है ऐसे कुछ साधन हैं जिनका उपयोग गर्भाशय के अंदर किया जाता है या जिनको गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है और जिनकी सहायता से गर्भधारण से बचा जा सकता है, या इन्हें कहते हैं हम IUCD, इन्हीं को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है। इसका मतलब यह होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUD भी इन्हीं को बोलते हैं और IUCD भी इनको ही बोलते हैं। यहां पर एक शब्द लग गया है, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, कहने का मतलब गर्भ निरोधक। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनको गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। अब बात यह आती है कि गर्भाशय के अंदर स्थापित कौन करेगा, क्या खुद उपयोग करता है या जिसको काम में लेना है वो इसको खुद थोड़ी लगा सकता है। IUCD होते हैं, इनको किसी डॉक्टर या कोई जो एक्सपीरियंस्ड नर्स होती है उसकी सहायता से या उनके द्वारा गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। तो ये जो साधन है या तो डॉक्टर होता है या फिर अनुभवी नर्स होती हैं, वो कहां स्थापित करती है, गर्भाशय के अंदर। अब बात यह आती है कि इन साधनों का उपयोग कब किया जाना चाहिए या कौन इसका उपयोग कर सकता है। देखो, ये जो IUCD होती हैं या IUD होती हैं, इनका उपयोग सामान्यतः उन दंपतियों के लिए किया जाता है या उनको प्रीफर किया जाता है जिनको दो बच्चों के बीच में एक निश्चित समय का गैप चाहिए होता है, जैसे 3 साल 5 साल का गैप चाहिए होता है, या जिन व्यक्तियों को एक निश्चित समय तक 2 साल 5 साल तक बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, उन दंपतियों के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग कौन करेगा, दो बच्चों के बीच गैप रखने के लिए, जैसे 3 साल हो गया है 5 साल हो गया है, उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतया ये जो IUD होती हैं या IUCD होते हैं, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कुछ औषधि रहित होते हैं, कुछ होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ IUD होते हैं ये कॉपर रिलीज करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इनमें एक जो IUD है, उदाहरण देख रहे हैं हम, वो होता है औषधि रहित। एक IUD होता है, वो होता है औषधि रहित। और इसमें एक उदाहरण है जिसे हमें ध्यान रखना है। औषधि रहित का एक उदाहरण है लिपेस लूप। लिपेस लूप ये औषधि रहित IUD का क्या है, उदाहरण। दूसरा यदि हम बात करें, वो होते हैं हमारे तांबा मोचक IUD।
तांबा मोचक बोल दो या कॉपर रिलीजिंग बोल दो, ये आईयूडी होते हैं। और ये जो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे आईयूडी होते हैं या तांबा मोचक आईयूडी होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं या कॉपर आयन रिलीज करते हैं। और ये कॉपर आयन होता है, ये गर्भाशय के अंदर जब शुक्राणु आता है तो उस शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है, उसको निष्क्रिय बना देता है, जिसके कारण से वो शुक्राणु होता है वो अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता है और जिसके कारण से गर्भधारण से बचा जा सकता है। कॉपर, जो ये कॉपर मोचक वाला होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। या इसका एक उदाहरण और होता है जिसे हम बोलते हैं कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये दो तरीके के इसके अंतर्गत सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत इसका उदाहरण आ जाएगा, एक तो जिसे हम बोलते हैं कॉपर टी, एक होता है कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये दो ऐसे आईयूडी हैं जो क्या करते हैं, तांबा अर्थात कॉपर रिलीज करते हैं और वो कॉपर है वो गर्भधारण से बचाता है। सामान्य तौर पर आईयूडी में इनका उपयोग अधिक किया जाता है। तीसरा यदि हम देखें तो वो हमें ध्यान रखना है हार्मोन मोचक आईयूडी। कौन सा हो गया है, हार्मोन मोचक आईयूडी। नाम से पता चल रहा है कि ये जो आईयूडी हैं ये कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से अंडाणु और शुक्राणु होता है उसके निषेचन को क्या किया जाता है, रोका जाता है। और इसके जो उदाहरण आपको याद रखने हैं, इसके जो उदाहरण हैं वो आपको याद रखने हैं प्रोजेस्टासर्ट और एक होता है LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, आईयूडी होते हैं या आईयूसीडी होते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि आईयूडी या आईयूसीडी है, उसका उपयोग है वो गर्भधारण के लिए गर्भ निरोधक के रूप में कैसे किया जाता है। दोबारा से यदि मैं आपको बताऊं कि आईयूडी या आईयूसीडी है, उनका उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में कब किया जाता है और ये कैसे काम करते हैं। यदि किसी दंपति को किसी निश्चित समय, कहने का मतलब 3 साल या 5 साल या 2 बच्चों के बीच में गैप रखना होता है, तो उस समय इनका उपयोग किया जाता है। ये जो आईयूसीडी होते हैं इनको गर्भाशय के अंदर डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है और ये क्या करते हैं कि गर्भाशय के अंदर सामान्य तौर पर कॉपर होता है उसको रिलीज करते हैं। ये कॉपर होता है शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है या उसको निष्क्रिय बना देता है और जिसके कारण से निषेचन होता है वो नहीं होता है और गर्भधारण से बचा जा सकता है। इसके अंतर्गत सामान्य रूप से कॉपर टी का उपयोग किया जाता है या फिर एक कॉपर टी का ही एक वेरिएंट है जिसे हम बोलते हैं कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पहला तरीका आ गया है आईयूडी का, जो कि हमारी रासायनिक विधि के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं। हालांकि रासायनिक विधियों में और भी विधियां हैं, जैसे कुछ गोलियां होती हैं जिन्हें हम पिल्स कहते हैं, या कुछ इम्प्लांट लगाए जाते हैं, या कुछ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो वो सब कुछ के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत। इस कारण यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो इसके बाद में आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें हैं बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा के अंतर्गत समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।